हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये और इजी भी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और इसको सोल्व करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को आना चाहिए। ये यूनिट 2 का है, पार्ट 9 है। मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट 8 तक मैं कर चुका हूँ। उसके पहले भी और लीनियर, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल सब कर चुका हूँ। ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। हम लोग ट्रेजेक्ट्री भी करेंगे, वो एक क्लास में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट डी टू दी पावर एन डी एन बाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन बाई डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन एट्सेट्रा ए एन बाई इक्वल टू एक्स। ये आपका जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का। यहाँ पर x है फंक्शन ऑफ x ओनली। ये फॉर्मेट याद रखना है कि ये मेरा फॉर्मेट होता है, ये मेरा फॉर्मेट डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर x है फंक्शन ऑफ x ओनली। x फंक्शन ऑफ x ही होगा और फंक्शन ऑफ y नहीं हो सकता है। या तो फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट भी हो सकता है। फंक्शन ऑफ x ओनली और कांस्टेंट भी हो सकता है। x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, x में भी 0। a1 a2 a3 डॉट डॉट an आर कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर x क्या है? फंक्शन ऑफ x है। या तो फंक्शन ऑफ x होगा, या तो कांस्टेंट होगा, या तो 0 होगा। और a1 a2 a3 an आर कांस्टेंट्स है। हम लोग d अपॉन dx को कैपिटल D भी लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट d अपॉन dx को इक्विवेलेंट टू कैपिटल D, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर को कैपिटल D स्क्वायर। इसका मतलब इक्वेशन 1 कन्वर्ट्स हो जाएगा कैपिटल ऑपरेटर D। ये D ऑपरेटर कहलाता है, D आपका ऑपरेटर कहलाता है। D को हम लोग ऑपरेटर कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिसका वैल्यू d अपॉन dx है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 को अब लिख सकते हैं क्या? d टू दी पावर n बाई प्लस a1, यानी जहां पर d टू दी पावर n है, यानी इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते थे d टू दी पावर n अपॉन डी एक्स टू दी पावर n इज इक्विवेलेंट टू लिख देते हैं d टू दी पावर n एटसेट्रा। आप इससे सभी पता लग जाएगा कि क्या होगा। तब इक्वेशन 1 को हम लोग लिख सकते हैं d टू दी पावर n a1 d टू दी पावर n माइनस वन बाई एटसेट्रा, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू x। और जब 22 में कॉमन लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम लोग d टू दी पावर n प्लस a1 d टू दी पावर n माइनस वन प्लस a2 d टू दी पावर n माइनस टू प्लस an बाई इक्वल टू x, वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ x। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिए। अब इक्वेशन 2 का जो सोल्यूशन होगा 2 पार्ट में होगा। एक बाई इक्वल टू CF होगा। CF का मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन इन्वॉल्व आर्बिट्री कांस्टेंट। कंप्लीमेंट्री फंक्शन में आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा। दूसरा होगा PI, जिसको कहते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पर PI का मतलब, यहाँ पर CF का मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल, नॉट इन्वॉल्व आर्बिट्री कांस्टेंट। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी CF में आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल में आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। और दोनों का जब सब करेंगे तो वो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन किसका होगा? इक्वेशन 2 का या इक्वेशन 1 का। 1 और 2 एक ही इक्वेशन है, सिर्फ हम लोग ऑपरेटर का यूज कर लिए, डी ऑपरेटर का यूज कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, हियर PI अपीयर्स ड्यू टू x। और जो PI तब निकलेगा जब x कोई फंक्शन ऑफ x हो। तो अगर फंक्शन ऑफ x है या कांस्टेंट है तब हम लोग PI फाइंड आउट करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। अगर x का वैल्यू कोई फंक्शन ऑफ x हो और कांस्टेंट हो तब हम लोगों का PI की जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज x इक्वल टू अगर 0 हो तो सोल्यूशन y इक्वल टू ओनली CF होगा। यानी x का वैल्यू अगर 0 हो तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? ओनली कंप्लीमेंट्री फंक्शन। इसको पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। आज मैं ओनली कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बताएंगे, क्योंकि जहां पर पार्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड आउट करना होगा वहां भी कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना जरूरी है, यानी ऑब्टेन करना जरूरी है। तो हम लोग पहले नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि कंप्लीमेंट्री फंक्शन किसको कहते हैं। देखिए
टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन। कंप्लीमेंट्री फंक्शन अगर एक्स का वैल्यू फंक्शन ऑफ एक्स हो या कांस्टेंट हो या जीरो हो, सभी का जो सोल्यूशन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें सी एफ निकालना जरूरी होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, ये आपका दिया हुआ इक्वेशन था, ये आपका दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स बी ए ट्रायल सोल्यूशन। एक ट्रायल सोल्यूशन ऑफ 2 ले लिए, सपोज कर लिए। पूरा डिटेल हम नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया है, हम सीधे टेक्निक्स बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। y इक्वल टू एम एक्स बी ए ट्रायल सोल्यूशन लिए, तो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 2 होगा। d के जगह पर आप m लिख दीजिए। अगर ट्रायल सोल्यूशन e टू दी पावर एम एक्स लिए हैं तो हम लोग m टू दी पावर m लिखेंगे, m टू दी पावर n लिखेंगे। d के जगह पर से इसमें d के जगह पर क्या लिख देना है? d के जगह पर m लिख देना है और इक्वल टू 0 कर देना है, वही आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा। क्या करना है स्टूडेंट्स? d के जगह पर m, जहां जहां d है आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसके जगह पर m लिखेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तब क्या हो जाएगा आपका m टू दी पावर n प्लस a1 m टू दी पावर n माइनस 1 a2 m टू दी पावर n माइनस 2 प्लस an इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, कभी कभी कोई बुक में लिखा रहेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये भी लिखा रहेगा आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m के जगह पर d के जगह पर m नहीं, पूरे d ही लिख देगा, पूरे dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस an इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ रहेगा। मैंने ये भी आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन ही है, तो आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि इसका तो रूट्स होगा, m के टर्म में है हम लोगों का इक्वेशन, तो इसका कुछ तो रूट्स होगा। तो हम लिखते हैं व्हेन द ऑल रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 या अब लिखते हैं क्या? व्हेन ऑल रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन 3, या लिख सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन 4। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन 4 की बात करते हैं तो हम लोग d का वैल्यू आएगा, कुछ रूट्स आएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 की बात करते हैं तो m का कुछ वैल्यू आएगा। तो सपोज करते हैं कि m1 m2 m3 mn ये डिस्टिंक्ट रूट है, यानी व्हेन ऑल रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी अलग अलग, रियल भी है और अलग अलग है। तो मेरा कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर m2x प्लस c3 e टू दी पावर m3x प्लस डॉट डॉट करके प्लस cn e टू दी पावर mnx। ये आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा पहला केस का। ऐसा भी हो सकता है कि सभी रूट्स डिस्टिंक्ट ना हो, सभी रूट्स रियल हो लेकिन डिस्टिंक्ट ना हो। तो दूसरा केस में हम लोग लिखें व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 हैज इक्वल रूट्स। ये याद रखना है कि इस 4 केस है, इसमें याद रखना है आपको। इफ व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 हैज इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स है आपका, यानी यहाँ पर सम इक्वल रूट्स लिख देते हैं, सम यानी पूरा इक्वल रूट्स नहीं है यहाँ पर। व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज सम इक्वल रूट्स, सपोज किए m1 एक रूट्स, एक m2 है, एक m3 है, तीनों इक्वल है और तीनों का वैल्यू m है। बाकी रूट्स इक्वल नहीं है, बाकी रूट्स एज यूजुअल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका CF c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e टू दी पावर mx। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ब्रैकेट ले लेंगे हम लोग, एक पहला c1 लिखेंगे, दूसरा x से मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी c1 c2 c3। ओके स्टूडेंट्स, आप a b c भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, e टू दी पावर mx प्लस c4 e टू दी पावर m4x प्लस प्लस करके cn e टू दी पावर mnx, यानी बाकी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अगर 4 रूट्स आपका इक्वल है तो यहाँ पर c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस c4x क्यूब एटसेट्रा हो जाएगा, e टू दी पावर mx हो जाएगा। यानी 3 रूट्स इक्वल, ये सम इक्वल रूट्स की बात की है तब ये हुआ। ऑल रूट्स इक्वल होगा तब फिर देखेंगे अलग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा केसेज, शायद समझ में आ रहा होगा। व्हेन ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 हैज कम्प्लेक्स रूट, और एक चीज बता दें स्टूडेंट्स, जहां पर भी कम्प्लेक्स रूट की बात होती है या इरेशनल रूट्स की बात होती है, वहां पर ये कंजुगेट होता है। मैंने एक m1 अगर अल्फा प्लस आई बीटा है, आयोटा बीटा है, आई नहीं है बल्कि आयोटा बीटा है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 1 सॉरी
आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1 होता है, इमेजिनरी क्वांटिटीज की बात करता है। तो वेन द ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज कम्प्लेक्स रूट, तो m1 इजकल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा और m2 अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। यानी अगर एक रूट आपका 3 + 4 आयोटा है तो दूसरा रूट 3 - 4 आयोटा होना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये रूल है इसका, कभी भी चलता है तो कंजुगेट पेयर में चलता है ये। तो इसका जो CF होगा e⁻ अल्फा x, ये जो इमेज रियल पार्ट्स है वो हम लोग पावर में लेंगे, ब्रैकेट देंगे, फिर C1 cos बीटा x, ये वाला बीटा और x, प्लस C2 sin बीटा x। इस तरीके से आपका CF होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर यही अगर आपका m1 इजकल टू m2 इजकल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा और m3 इजकल टू m4 इजकल टू अल्फा माइनस आयोटा बीटा, यानी रिपीट कर गया है, यानी m1 का जो वैल्यू और m2 का वैल्यू इक्वल है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और m3 का वैल्यू दिया हुआ है, m4 का वैल्यू दिया है अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो इसका जो CF होगा e⁻ अल्फा x C1 + C2 x cos बीटा x, ये cos लिखा हुआ है, cos बीटा x प्लस C3 + C3 x प्लस C4 sin बीटा x। ओके स्टूडेंट्स, ये C3 की जगह पर C4 में भी x से मल्टीप्लाई कर सकते थे हम लोग, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एटसेट्रा। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये चारों जो केस लिखा है ना, ये 4 केस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर भी पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करें या ओनली कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सोल्यूशन हो, दोनों ही केसेज में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर पार्टिकुलर इंटीग्रल जब फाइंड आउट करेंगे उसका भी डिफरेंट केसेज है। आज ओनली हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात की है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिए है, देखिए, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यहाँ पर लिखते हैं लेट y इजकल टू e⁻mx। लिखने का तरीका है BA ट्रायल सोल्यूशन ऑफ dq प्लस 6d² प्लस 11d प्लस 6y इजकल टू 0। अगर इसका ये ट्रायल सोल्यूशन है तो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गया? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज हो जाएगा m⁻³ प्लस 6m² प्लस 11m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं। अब फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं इसको। अगर फैक्टर में आप ब्रेक करोगे तो ये आ जाएगा आपका, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप फैक्टर में इसको ब्रेक कर लीजिएगा, m+1 m+2 और ये m+3 होगा। अगर फैक्टर में आप ब्रेक करेंगे, आराम से इसको कर लेंगे ब्रेक। हीट एंड ट्रायल मेथड से यूज करिए या फैक्टर थ्योरम लगाइए, आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो देयरफॉर m का जो वैल्यू आएगा आपका -1 -2 और -3, तीनों ही रूट आपका डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट है, ये तीनों ही रूट आपका डिस्टिंक्ट है और रियल है। तो हम लोग देयरफॉर CF क्या होगा इसका? CF इजिकल टू C1 e⁻−x प्लस C2 e⁻−2x प्लस C3 e⁻−3x। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका CF होगा। एंड सॉल्यूशन क्या हुआ ये समझ गए? जो हम लोग डिस्टिंक्ट रूट का जो फॉर्मूला लिखे थे उससे होगा। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको 1 ही मान लेते हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विल बी, लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा लिखना है, y इजकल टू CF होगा। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? CF आएगा C1 e⁻−x प्लस C2 e⁻−2x प्लस C3 e⁻−3x। ये आपका पहला सोल्यूशन हुआ, y का सोल्यूशन हुआ, ये y इजकल टू हुआ। ओके स्टूडेंट्स, एक दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं।
सोल्व डी टू द पावर 3 माइनस 4d² प्लस 4d बाई इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग फिर ट्रायल सोल्यूशन वही लेंगे, सब क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं लेट बाई इक्वल टू ई टू द पावर mx बी ए ट्रायल सोल्यूशन। ये ट्रायल सोल्यूशन ले लिया, ट्रायल सोल्यूशन ऑफ 1, इसको 1 मान लेते हैं, 1 का ट्रायल सोल्यूशन ले लिया। अब हम लोगों का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा m³ माइनस 4m² प्लस 4m शुड बी 0। और m यहाँ पर देखिए कॉमन आ रहा है, m² माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको आप कैसे लिख सकते हो, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का जो वैल्यू आएगा आपका, एक 0 आएगा, एक 2 आएगा और दूसरा भी 2 आएगा। यानी यहाँ पर 2 जो है रिपीटेड है, 2 कॉमन इक्वल रूट्स हो जाता है। तो मेरा CF क्या हो जाएगा, CF क्या होगा, C1 e टू द पावर 0 इंटू एक्स, क्योंकि एक रूट 0 है इसलिए 0 इंटू एक्स हुआ। दूसरा देखिए रिपीटेड रूट्स है, रिपीटेड रूट्स के लिए हम लोग क्या लिए थे, C2 प्लस C3 एक्स ई टू द पावर 2x। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन आपका, y इक्वल टू हो जाएगा C1 ई टू द पावर 0 1 प्लस C2 प्लस C3 एक्स ई टू द पावर 2x। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में शायद आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं एक, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ डी टू द पावर 4 एक्स अपॉन डी टी टू द पावर 4 माइनस एम टू द पावर 4 एक्स इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, सो डैट एक्स इक्वल टू ये प्रूफ करना है, हाइपरबोलिक में हम लोग को प्रूफ करना है। देखिए C1 कॉस mt प्लस C2 साइन mt प्लस C3 कॉस हाइपरबोलिक mt प्लस C4 साइन हाइपरबोलिक mt। तो इसका हम लोग सबसे पहली बात है ऑक्सिलरी इक्वेशन को लेते हैं हम लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, यहाँ पर ध्यान दीजिए m के फॉर्म में नहीं लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, m के, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही m दिया हुआ है, m के फॉर्म में नहीं लेंगे। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहे हैं d टू द पावर 4 माइनस m टू द पावर 4 इक्वल टू 0। क्यों नहीं लिए हम m के फॉर्म में, क्योंकि m ऑलरेडी गिवन है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d² माइनस m² इंटू a² माइनस b² के फॉर्मेट से आया d² प्लस m²। तो आइदर क्या हो जाएगा, आइदर d² माइनस m² इक्वल टू 0, देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा और क्या आएगा, d² प्लस m² इज इक्वल टू 0, देयरफॉर d इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस m आयोटा, m आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस आयोटा m या m आयोटा हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर CF होगा आपका, हम लोग इसके लिए d इक्वल टू प्लस माइनस mi के लिए ले रहे हैं C1 कॉस mt प्लस C2 साइन mt। यहाँ पर C1 और C2 कांस्टेंट है, यहाँ पर एक दूसरा के लिए प्लस माइनस इसके लिए एक K1 कांस्टेंट मान लेते हैं, और e टू द पावर क्या हो जाएगा mt प्लस K2 मान लेते हैं, और e टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस mt। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू C1 कॉस mt प्लस C2 साइन mt, ये C है आपका, और प्लस K1 e टू द पावर mt प्लस K2 e टू द पावर माइनस mt। आज सॉल्यूशन तो यहाँ तक हो गया, लेकिन हम लोगों का दिया हुआ था कि हम लोगों को हाइपरबोलिक में इसका प्रूफ करना था।
हम लोगों को हाइपरबोलिक में प्रूफ करना था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हाइपरबोलिक का फॉर्मेट्स लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हाइपरबोलिक का? हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ई टू द पावर एम एक्स इजकल टू होता है, ई टू द पावर एम एक्स इजकल टू होता है, ई टू द पावर एम एक्स इजकल टू होता है आपका कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स। देखिए क्या फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर एम एक्स इजकल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ई टू द पावर माइनस एक्स इजकल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो देयरफॉर हम लोग एक्स क्या लिख सकते हैं, एक्स इजकल टू यहाँ पर C1 कॉस एम टी को कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, प्लस C2 साइन एम टी को भी कोई चेंज नहीं करेंगे, और इसको क्या लिख सकते हैं, K1 ई टू द पावर एम टी को लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एम टी प्लस साइन हाइपरबोलिक एम टी। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस हम लोग K2 के साथ हम लोग ई टू द पावर माइनस एम टी को क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक एम टी माइनस साइन हाइपरबोलिक एम टी। ओके स्टूडेंट्स, जब हम लोग कॉस हाइपरबोलिक एम टी और कॉस हाइपरबोलिक एम टी जब कॉमन लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वल टू C1 कॉस एम टी प्लस C2 साइन एम टी प्लस K1 प्लस K2 कॉस हाइपरबोलिक एम टी प्लस, यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं, प्लस ये कुछ नहीं है, प्लस K1 माइनस K2 साइन हाइपरबोलिक एम टी। ओके स्टूडेंट्स, अब K1 प्लस K2 को C3 मान लेंगे और K1 माइनस K2 को C4 मान लेंगे, यानी C3 इजिकल टू मान लेंगे हम लोग K1 प्लस K2 को, और C4 मान लेंगे हम लोग K1 माइनस K2 को। हम लोग एनोदर कांस्टेंट ले लिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा आपका C1 कॉस एम टी प्लस C2 साइन एम टी प्लस C3 कॉस हाइपरबोलिक एम टी प्लस, यहाँ अलग है आपका, प्लस C4 साइन हाइपरबोलिक एम टी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि पार्टिकुलर इंटीग्रल का अलग फॉर्मेट है, और जहां पर भी पार्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वहां पर CF निकालना जरूरी है। तो शायद CF समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।